बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 9 और इंटरेक्शन डिज़ाइन बेसिक्स के पार्ट 2 पे हैं हम आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग, स्ट्रक्चर, ऑर्डर, अलाइनमेंट, यूज़ ऑफ वाइट स्पेस। हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि इंटरैक्टिव सिस्टम को क्या हो सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन वी डिडंट गो फॉर हाउ वी पुट देम टुगेदर, किस तरीके से एक्चुअली तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे कि हम ये सब कुछ कर सकें। सो आज उन चीज़ों को पुट टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है, अ सिंगल स्क्रीन इमेज ऑफन हैज़ टू प्रेजेंट information clearly and also act as the locus for interacting with the system। एक सिंगल स्क्रीन पे आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, यूजुअली अगर हम वेब पेज के हवाले से भी बात करें, और वही मेन पॉइंट होता है जिससे आप सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब जब ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एरिया involving some of the psychological understanding of interactivity as well as aspect of graphical design। अब जब हम एक ही स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन की बात कर रहे हैं और उसमें काम करना चाह रहे हैं, तो अब थोड़ा सा हमें इंटरेक्टिविटी के लिए जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी समझना है, और ग्राफिकल डिज़ाइन क्या चीज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स में क्या चीज़ अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या है? आस्क व्हाट इज़ द यूज़र डूइंग। सबसे पहले आपको ये सवाल करना है कि यूज़र कर क्या रहा है। थिंक व्हाट इंफॉर्मेशन, कंपैरिजंस, ऑर्डर्स जो है वो उसको चाहिए हो सकते हैं। फिर डिज़ाइन, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। अब आपको ये देखना होता है कि अब कौन कौन सी चीज़ पे क्या फंक्शन करना है। अगर वेब पेज है और वो हाइपर टेक्स्ट पे गया है और वो क्लिक कर रहा है, तो वो जिस पेज को, जिस इंफॉर्मेशन को मांग रहा है वो फंक्शन कॉल होके वो इंफॉर्मेशन का आना ज़रूरी है। अब टूल्स फॉर लेआउट में वी हैव अ नंबर ऑफ विजुअल टूल्स अवेलेबल टू हेल्प अस सजेस्ट टू द यूज़र अप्रोप्रिएट वेज टू रीड एंड इंटरेक्ट विद द स्क्रीन और डिवाइस। अब हमारे पास जितने भी विजुअल टूल्स हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें हम यूज़र को बड़े प्रॉपर तरीके से ये बता सकते हैं कि वो कैसे रीड करे, और अगर उसको स्क्रीन या डिवाइस से इंटरेक्ट करना है तो वो कैसे करे। अवेलेबल टूल्स क्या हैं? ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स, कि आप जो सिमिलर आइटम्स हैं उनका ग्रुप बना दें। ऑर्डर ऑफ आइटम्स, आप प्रायोरिटी को ऊपर रख लें और इस तरीके से आप एक ऑर्डर में, रैंकिंग में चीज़ों को रख लें। डेकोरेशन कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं, अच्छी अच्छी खूबसूरत सी बॉक्सेस बना सकते हैं और सर्कल कर सकते हैं चीज़ों को। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। फिर अलाइनमेंट ऑफ आइटम्स, के आइटम्स प्रॉपरली अलाइंड हो। इस वक्त ये देखें टेक्स्ट ये प्रॉपरली अलाइंड है, ये नहीं है कि कुछ आगे कुछ पीछे है। सो लेफ्ट अलाइंड है। और फिर वाइट स्पेस बिटवीन आइटम्स, के हमने देखें इन सबको साथ साथ नहीं किया हुआ, बिल्कुल साथ साथ भी कर दें तो थोड़ी सी वाइट स्पेस होती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। ये नहीं है कि ये आर, ये इस आर का ये जो टॉप है ये इस जी के यहाँ पे कहीं घुस जाए, ऐसा नहीं है। सो गडमेंट नहीं हुई हुई चीज़ें, उनके दरमियान स्पेस कायम किया गया है। अगर हम ग्रुपिंग और स्ट्रक्चर को देखें, if things logically belong together then we should normally physically group them together। this may involve multiple levels of structure। तो अगर कुछ चीज़ें लॉजिकली एक साथ चल सकती हैं तो उनको फिजिकली भी ग्रुप कर देना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन, हम यहाँ पे स्क्रीन के हवाले से बात कर रहे हैं या फर्स्ट पेज के हवाले से बात कर रहे हैं, और इसी तरह वो सो ऑन सो फोर्थ जो भी कॉल्ड फंक्शंस हैं उनमें भी हमारी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ें एक साथ हैं उनको साथ रखा जाए। वो बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, फ्लाई टुगेदर की आपने मिसाल सुनी होगी इंग्लिश में,
के जो एक जैसी बर्ड्स हैं वो साथ साथ उड़ती हैं। सो ये हम वो वाली ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर in next slide we can see a potential design for an ordering screen। अब हम एक डिज़ाइन देख रहे हैं ऑर्डर जिसमें किया जाता है। उस डिज़ाइन में हम क्या कर रहे हैं, नोटिस हाउ द डिटेल्स ऑफ फॉर बिलिंग एंड डिलीवरी आर ग्रुप टुगेदर स्पेशियली। स्पेस में बिलिंग और डिलीवरी की जो डिटेल्स हैं उनको किस तरह ग्रुप किया है। Also note how they are separated from the list of items actually ordered by a line as well as specially। So हमने स्पेस में बिलिंग और डिलीवरी को साथ साथ रख लिया है। नेक्स्ट स्क्रीन में देखिए बिलिंग और डिलीवरी की डिटेल्स जो है हमने साथ साथ रख ली है, क्योंकि दोनों में नाम आ रहा है, दोनों में एड्रेस आ रहा है, एक में क्रेडिट कार्ड नंबर आ रहा है, दूसरे में डिलीवरी टाइम आ रहा है। सो इन दोनों को हमने साथ रख लिया है। अब जो एक्चुअल ऑर्डर देना है उसको हमने एक लाइन से भी ड्रॉ कर दिया है कि ये लाइन बाइफिकेट कर रही है इन आइटम्स को और इस आइटम्स को, और साथ में हमने उसको जो है स्पेशली भी उसका स्पेस अलग बना दिया। अब ऑर्डर डिटेल्स आ रही हैं, आइटम आपने लिखा, उसकी साइज लिखी, यानी अब हमने आइटम लिखा कि साइज 10 के स्क्रू बॉक्सेस चाहिए हैं, उसकी क्वांटिटी जो है वो 7 है, कॉस्ट पर आइटम जो है वो 3.71 है, और ये कैलकुलेट है कि 25.97 डॉलर में या रुपीस में ये चीज बन गई। सो ये एक तरीके से हमने ग्रुपिंग कर दी है एक ऑर्डर का फॉर्म। अगर हमें करना है, अगर हम किसी ऐसी साइट पे चले गए जहां पे हम ऑर्डर कर सकते हैं चीजों को, तो उनको दे दिया है। दिस रिफ्लेक्ट्स द फॉलोइंग लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकली टुगेदर शुड बी फिजिकली टुगेदर एज वेल। सो हमने यहाँ पे ये एस्टैब्लिश कर लिया। अब ये लॉजिकली बिलिंग डिटेल्स, डिलीवरी डिटेल्स के आप बिल कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा बिल एक नाम से करते हैं, एक एड्रेस से करते हैं, उसका क्रेडिट कार्ड होता है, हो सकता है बिल मेरे अपने नाम पे है, अब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड में नाम जो लिखा हुआ है और एड्रेस जो क्रेडिट कार्ड पे लिखाया हुआ है और उसका नंबर देना है। डिलीवरी डिटेल्स का मतलब ये है कि ये मैं अपने ऑफिस में मांग रहा हूँ, तब मैंने यहाँ पे ऑफिस का नाम, ऑफिस का एड्रेस और मुझे कब चाहिए ये देना है। सो इनको एक साथ कर दिया गया है क्योंकि ये है मेरी डिटेल। हो सकता है यहाँ पे नेम और एड्रेस दोनों कॉपी हो जाएं, सेम भी हो सकते हैं, और सिर्फ क्रेडिट कार्ड नंबर और डिलीवरी टाइम में डिफरेंस आ सकता है। कुछ में नाम सेम हो सकते हैं, एड्रेस फर्क हो सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बिलोंग कर रहे हैं मेरे कंपनी या मेरे डाटा से, तो इनको साथ कर दिया। और यहाँ पे वो बिलोंग कर रहे हैं कि किस चीज़ क्या चीज़ें मैं उस जिसको मैं फॉर्म भर रहा हूँ उससे मंगा रहा हूँ। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप से आइटम में थिंक व्हाट इज नेचुरल ऑर्डर। सो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि नेचुरल ऑर्डर क्या बन रहा है। नेचुरल ऑर्डर के मुताबिक अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कम्बरसम हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। शुड मैच स्क्रीन ऑर्डर, अब वो स्क्रीन ऑर्डर को भी रखना चाहिए। अब लास्ट हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखी है उसमें पहले एड्रेसेस और वो चीज़ रख दी है, फिर जाके हमने अपना जो ऑर्डर दे रहे हैं वो आइटम्स मांगे, और वो ऑर्डर्स एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए वो नीचे स्क्रॉल करता जाएगा और वो अच्छा लगेगा। अगर ये करेंगे तो ये नेचुरली अच्छा नहीं लगेगा कि आप स्क्रॉल करते हुए सब तमाम चीज़ों को आ रहे हैं और आखिर में आप अपना नाम और कंपनी का नाम और एड्रेस दे रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का नंबर दे रहे हैं और डिलीवरी टाइम बता रहे हैं। सो नेचुरल होना चाहिए। अगर वो नेचुरल नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगा, और स्क्रीन के ऑर्डर के मुताबिक भी होना चाहिए कि जब जो फिक्स चीज़ें हैं वो फिक्स चीज़ें ऊपर बढ़ दी और फिर जो वेरिएबल्स हैं वो नीचे आ गए। सेटअप टैबिंग राइट, अब टैब्स होने चाहिए। अब इस स्क्रीन पे भी देखें तो यहाँ पे हम मेन आइटम्स को बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे क्योंकि दो आइटम्स हैं तो इनको अंदर की तरफ इंडेंट किया हुआ है, टैब किया हुआ है। फिर इनके और इस बुलेट और इस वर्ड के दरमियान, और यहाँ पे भी उस बुलेट और इस वर्ड, और इसी तरह यहाँ इस बुलेट और इस वर्ड के दरमियान स्पेसिफिक स्पेस है, तो ये टैबिंग को सही कर रहा है।
ये नहीं हो सकता कि ये एस यहाँ से शुरू हो जाए, ये टी यहाँ से शुरू हो और इंस्ट्रक्शन का आई यहाँ से शुरू हो जाए। ये टैबिंग को राइट नहीं करेगा। इंस्ट्रक्शन बी अवेयर द केक रेसिपी सिंड्रोम। अब ये एक बड़े मज़े की चीज़ है, इसको देखें कि आप कह रहे हैं मिक्स मिल्क एंड फ्लोर, ऐड द फ्रूट आफ्टर बीटिंग दैम। जुमला कहने में बहुत अच्छा है कि मिक्स मिल्क और आटे को मिक्स करें, फ्रूट को भी डाल दें बाद में, फेंटने के बाद। क्या चीज फेंटने के बाद? फ्रूट के दूध और आटा। सो एक्चुअली दूध और आटा हमने बीट करना है। अब यहाँ पे जो ये इसको हम केक रेसिपी सिंड्रोम कहते हैं कि केक रेसिपीज में यूजुअली ये लिखा होता है, हालांकि बहुत बेहतरीन हो सकता है इंस्ट्रक्शन के मिक्स मिल्क एंड फ्लोर, बीट देम फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स और अंटिल वो आपको लगे कि नरम नहीं हो गया, फिर उसमें उसके बाद फ्रूट डाल दें। सो चीज़ों को उसके पर्सपेक्टिव में इंस्ट्रक्शंस को लिखना बहुत ज़रूरी है। जुमला ठीक होता है, बात नहीं समझ में आ रही तो क्या करना है, पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। Decoration, we can see how the design uses boxes and a separating line to make the grouping clear. अब हमने previous example में देखा, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि इनको ग्रुप टुगेदर किया है, फिर लाइन की है सेपरेट करने के लिए, ये उसकी डेकोरेशन है। Other decorative features like font, style and text or background colors can be used to emphasize grouping. अब हम चाहें तो यहाँ पे इसके कलर को डार्क, पीछे बैकग्राउंड को डार्क कर सकते हैं, या यहाँ पे डिफरेंट कलर कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर कर सकते हैं, इससे भी और क्लियर हो जाएगा। ये भी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स में आगे देखेंगे। एन एग्जांपल, ये माइक्रोवेव अगर घर में है तो आप उसके कंट्रोल पैनल को देखें तो आपको नज़र आएगा कि टाइमर क्लॉक ऊपर होता है, फिर पॉपकॉर्न, फ्रोज़न पिज़्ज़ा और जो चीज़ें आपको डायरेक्ट आपने करना है उनको इस तरह से साथ कर दिया है। अगर आपने उसको बढ़ाना है, कम करना है तो मोर और लेस किया हुआ है यहाँ पे। अगर बेवरेजेस, फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रोज़न वेजिटेबल्स को अगर आपने ऑन सिंगल बटन उसको डीफ्रॉस्ट वगैरह करना है तो वो आपकी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। मीट, पोल्ट्री, फिश, जो गोश्त से मुतालिक चीज़ें, उनको एक साथ ग्रुप में किया हुआ है। और पावर और डीफ्रॉस्ट को किया हुआ है कि अगर आपने पावर के साथ चलाना है या डीफ्रॉस्ट करना है तो डीफ्रॉस्ट हो जाए। और फिर ये बटन्स दिए हुए हैं और यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे कैंसिल दिया हुआ है। सो ये लॉजिकल ग्रुपिंग की गई है और उनको नेचुरल रखा गया है ताकि आप नेचुरल लेवल पे काम करें। जो बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं उनको ज़रा थोड़ा सा ऊपर एक साथ कर दिया गया है ताकि वो एक साथ करके यूज़ करें, मज़े करें। जो घर वालों के यूज़ की चीज़ें उनको नीचे रख दिया गया है। सो इस तरीके से ग्रुपिंग कर दी है। सो डेकोरेशन में क्या हो रहा है, यूज़ बॉक्सेस टू ग्रुप लॉजिकल आइटम्स। आपने एक बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स के अंदर कुछ लॉजिकल आइटम्स को ग्रुप कर दिया। इसी तरह बड़े बटन्स को सेपरेट कर दिया। यूज़ फॉन्ट फॉर एम्फेसिस हेडिंग्स। अब ये ए से लेके जी तक लिखा हुआ है, किसी को हमने जो है वो बोल्ड कर दिया, किसी में हमने कोई ग्रुपिंग करने के लिए, अलग करने के लिए बीच में एक सेपरेटर दे दिया, किसी को बड़ा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया, कोई और एम्फसाइज कर दी। सो इस तरीके से आप छोटा बड़ा करके बहुत कुछ कर सकते हैं, बट नॉट टू मैनी। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे आप डिफ्रेंशिएट, वरना फिर नहीं कर सकेंगे। जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही कर देंगे तो समझ ही नहीं आएगा, वो कुछ ओवर हो जाएगा जिसे हम कहते हैं। सो अब अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट है। यू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम यूजुअली अंग्रेजी में हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। अलाइन लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे कर देते हैं ताकि लेफ्ट अलाइन रहे, आसानी रहे आपको। अगर आप ये देखें कि ये लेफ्ट अलाइंड है
और बोरिंग बट रीडेबल। अब विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, विंस्टन चर्चिल, बायोग्राफी, विजर्ड ऑफ ऑज, जेना, वॉरियर प्रिंसेस, ये फिल्मों के नाम हैं, और लेकिन लेफ्ट अलाइंड है, पढ़े तो जा सकते हैं बट बोरिंग हो जाते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसी तरह जो राइट अलाइंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ें राइट अलाइंड हो गई हैं, तो ये अब राइट अलाइंड है, इसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि ये राइट अलाइंड किया हुआ है। अब विली वोंका इन द चॉकलेट फैक्ट्री, अब ये देखें कि लास्ट कैरेक्टर इसमें अलाइंड है, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर अलाइंड है, इसमें लास्ट कैरेक्टर अलाइंड है, वही चीज़ें हैं। अब ये कुछ स्पेशल इफेक्ट दे देते हैं। अब जैसे अगर हम अपनी यूजुअली जब एप्लीकेशंस लिख रहे होते हैं, दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, तो जो नाम और वो वाली चीज़ें हैं जहाँ पे साइन करना होता है उसको हम राइट अलाइन कर देते हैं ताकि वो सही इफेक्ट दें। इसके अलावा जो है वो हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, जैसे ये जो है ये सेंटर अलाइंड है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन है और इसके सेंटर में बिल्कुल ये लिखा गया है, सो ये सेंटर अलाइंड है। तो ये अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट है, जो ये तो 3 बड़े कॉमन हैं और बहुत से तरीके होते हैं जिसमें हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट नेम्स की जब हम करना चाहते हैं तो यूजुअली स्कैनिंग फॉर सर नेम्स, जो बाहर है वहाँ पे सर नेम या लास्ट नेम जो होता है उसको स्कैन करने के लिए किया जाता है, सो मेक इट ईजी। तो ट्राई ये करना चाहिए ईजी हो जाए। अब यहाँ पे एलन डिक्स, जैनेट फिनले, ग्रेगरी एबोट, रसल बील, ये सारे हमारे लिहाज से तो बिल्कुल ठीक हैं और ये लेफ्ट अलाइंड हैं, लेकिन ये यूजुअली पसंद नहीं किया जाता। जब हमें सर नेम को सर्च करना हो तो हम लास्ट नेम फर्स्ट कर देते हैं, तो डिक्स, फिनले, एबोट, बील और कॉमा लगा के उसका फर्स्ट नेम, या अगर एक से ज़्यादा नाम हो तो एलन जी यहाँ पे आ जाएगा, जैनेट फलाना आ जाएगा, ग्रेगरी, रसल, इस तरीके से आ जाएगा। सो ये जब हमने सर नेम फर्स्ट करना है, और अगर हमने अपने तरीके से ही लिखना है जहाँ पे हम अपने फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम लिखते हैं, तो फिर हमें एक्चुअली इनको अलाइन करना होगा। जो फर्स्ट नेम है वो अलाइन हो, इसी तरह स्पेस दे के जो लास्ट, जो हाईएस्ट आपके जहन में है जिस नाम हो सकता है उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करके सो इनको भी अलाइन कर दें। सो एलन डिक्स, जैनेट फिनले, ग्रेगरी एबोट, रसल बील, इसको भी स्कैन करना, देखना आसान हो जाता है। सो डिपेंड करता है किस तरीके से आप कर रहे हैं, बट ये जो हम नॉर्मल तरीका जो हम अपने यूजुअल लिखने में करते हैं, ये स्पेसिफिकली स्क्रीन के लिहाज से ये बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब अलाइनमेंट नंबर्स की आ जाए, इसका पर्पस को सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा कि इसका पर्पस क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे। अब अगर ये नंबर हैं तो इनके लिहाज से, आपके लिहाज से अगर इसमें बताएं कि इन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला नंबर कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट। नेचुरली हम इसको जो देखते हैं वो बिग देखते हैं। क्यों ऐसा लगा कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, हालांकि वैल्यू वाइज ये नंबर सबसे बड़ा है, ऐसा क्यों लगा? थिंक। होता क्या है कि विजुअली लॉन्ग नंबर इज इक्वल टू बिग नंबर, हमें जो लंबा तरीन नंबर लिखा हुआ होगा वो बिग नंबर होगा। तो हमें नंबर की असाइनमेंट करते वक्त ये देखना होता है कि हम उसको राइट अलाइन बिल्कुल ना करें, बल्कि हम उसको या तो डेसिमल पॉइंट पे अलाइन करें और या फिर राइट अलाइन इंटीजर्स कर दें कि इंटीजर्स जो हैं वो राइट अलाइन हो जाएं, सो दैट कि आपको देख के पता चले। अब ये नंबर बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है 1 पॉइंट, क्योंकि ये डेसिमल अलाइंड है तो ये लग रहा है, पता चल रहा है कि नहीं ये नंबर बड़ा नहीं है। यहाँ बड़े आराम से, क्योंकि ये डेसिमल अलाइंड है, तो हमें ये पता चल रहा है कि 2502.56 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है। सो नंबरिंग की अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अब
मल्टीपल कॉलम्स अगर आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि अभी पीछे भी फॉर्म हम देख के आ रहे थे जिसमें आपने क्वांटिटी, रेट और फिर उसके बाद उसकी अमाउंट को करना था, तो वहाँ पे जब हम कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा हमें मुश्किल, थोड़ी देर बाद अगर ये बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, इसमें तो कम एग्जांपल दी हुई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नीचे जाके कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच कर रहा है। ऑफन हार्ड टू अवॉइड विद लार्ज डेटाबेस फील्ड, सो जब लार्ज हो जाती हैं तो ऑब्वियसली हार्ड टू अवॉइड, ठीक है ना। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर देखें लाइन लगा दें इसके लिए, तो ये अब ये पता चल रहा है कि ये शरबत के साथ है, ये मिडल वाला टॉफ़ी के साथ है, ये जो है चॉकलेट के साथ हो गया, ये फ्रूट गम्स के साथ हो गया और ये कोकोनट ड्रीम्स के साथ हो गया। सो लाइन लगाने से देखें कितना फ़र्क पड़ गया। ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन हम जिसको हम लाइन समझते हैं उसी तरह लगाई जाए। यहाँ पे जो है वो इस शरबत के नीचे लगाई गई है, तो ये शरबत की क्वांटिटी ऊपर हो गई। टॉफ़ी चॉकलेट के शुरू में लगाई गई है, तो टॉफ़ी खुद ब खुद इन बिटवीन की वैल्यू हो गई। सो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह हम बुक्स पे लाइन पे लिखते हैं कॉपीज़ पे, उसी तरह कॉपीज़ की तरह की ज़रूर लाइन बनाएं, वो भी लाइन बना दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें आप वेरिएशन भी ला सकते हैं ताकि कुछ इनोवेटिव भी लगे। सो इसको हम लीडर्स कहते हैं कि हमने लीडर्स बना दिए, लीडिंग करते हुए वो पहुंच गए, यहाँ से उन्होंने लीड किया और यहाँ तक पहुंचा दिया हमें। चॉकलेट में उसने बिल्कुल चॉकलेट के ऊपर से लीड किया और हमें डायरेक्ट पहुंचा दिया। यहाँ पे उस स्पेस को हमने यूटिलाइज किया एज अ लीडर। अब ग्रेइंग कर दें, इसमें ब्लू कर दिया है, डार्क ब्लू कर दिया है, तो अगर आप इसको ग्रे शेड दे दें, कोई सा भी शेड दे दें, तब भी कुछ आसान हो जाता है। सो बाज़ केसेस में ये भी होता है कि ऑल्टरनेट करते चले जाते हैं, एक वाइट एक ग्रे, एक वाइट एक ग्रे। इसमें थोड़ा सा वैरायटी डालने के लिए दो के दरमियान जो है वो ग्रे डाल दिया है। सो ये भी एक ऑप्शन है जिसको लेके चल सकते हैं। और ये हम चाहें तो इसको हम लाइन, अगर कॉलम्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे हम कॉलम्स में भी, वर्टिकल में भी ग्रेइंग कर सकते हैं। अब हम चाहें तो राइट अलाइन करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये अगर हम केयर के साथ भी करें तो ये थोड़ी सी बैड अलाइनमेंट होती है, इसको देख के मज़ा नहीं आ रहा होता। अगर वो एक दो लाइन के बाद आनी होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कॉलम को यहीं रोकना है कि आगे तक ले जाना है। सो इस अलाइनमेंट को इतना पसंद नहीं किया जाता। बहरहाल ये भी कर सकते हैं, अगर किसी की चॉइस हो तो यू मस्ट नो कि ये भी एक अलाइनमेंट का तरीका है जिसको भी कर सकते हैं। अब हम अगर आगे चलें तो वाइट स्पेस आ जाती है। ये एक तरह से काउंटर है और हम इसको ये कहते हैं कि व्हाट यू सी, जो कुछ आप देख सकते हैं, वाइट स्पेस वो है। वाइट स्पेस in typography the space between the letter is called the counter। so अगर हम टाइप में देखें तो जो लेटर के दरमियान भी, अल्फ़ाबेट्स के दरमियान, लेटर्स के दरमियान जो स्पेस है, इसी तरह लाइंस के दरमियान जो है, ये एक तरह से काउंटर बन जाता है। कभी वर्ड के दरमियान जो कुछ आता है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं कि इसका, इस स्पेस का ये मतलब है कि ये वर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो तो नीचे देखें तो वर्ड काउंट आ रहा होता है। वो जो वर्ड काउंट आता है वो इस स्पेस के ज़रिए आ रहा होता है। ये जो आपने एक लेटर के दरमियान दूसरे लेटर के दरमियान जो स्पेस दी होती है वो एक्चुअली उसको काउंट करके आपको वर्ड काउंट बता रहा होता है, इसलिए इसको काउंटर कहते हैं। In painting, this is also important and artists may focus as much on the space between the foreground elements such as figures and building as on the element themselves। So, painting में भी ये important है, जो आर्टिस्ट है वो जो स्पेस बिटवीन द फोरग्राउंड ऑफ द एलिमेंट्स में जो है उनके दरमियान की स्पेस को भी कर सकता है, और एज वेल और फिगर्स और बिल्डिंग के दरमियान, एलिमेंट्स के दरमियान भी जो क्या कहते हैं स्पेस है उसको भी वो फोकस कर सकता है। और
इसी से ही ऑलमोस्ट जो है वो 3D जो इम्पैक्ट है इमेज में वो भी ले आता है, स्पेसिफिकली जो पेंटर होता है जो। सो ये वाइट स्पेस एंगल्स और इन चीज़ों को मेजर करती है। सो ये वाइट स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उसी तरह हमारे भी पेज डिज़ाइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। वॉट यू सी द गैप्स बिटवीन। सो आप जो कुछ देखते हैं वो जो गैप्स होते हैं इन बिटवीन उनको देख रहे होते हैं, उसी से आप एक तरह से बाइफोकेट कर रहे होते हैं। अब अगर आप देखें तो इसमें कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, क्योंकि ये आपको ये गैप नज़र आ रहा है, ये गैप नज़र आ रहा है और फाइनली ये गैप नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट यू सी। इसी तरह आप ये गैप देख रहे हो, ये गैप देख रहे हो, ये वाले गैप्स देख रहे हो एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आप गैप देख रहे हो। अब ये जो ब्लू में है बेसिकली ये एक तरह से वो जो पेंट करने के लिए करते हैं कि ये जो वाइट आप देख रहे हो गैप में ये मौजूद नहीं है, ये ब्लू की स्ट्रिप है और ये चीजें इसके अंदर से कटी हुई हैं। अब ये कटी हुई हैं और ये जब वाइट के ऊपर रख दी गई तो आप एक्चुअली ये पढ़ रहे हो द गैप्स बिटवीन। सो ये एक तरह से जो पेंटिंग वो जो चॉकिंग करते हैं और दीवारों वगैरह पे उसमें वो ये करते हैं कि ये ला के रख देते हैं टेम्पलेट और ऊपर से पेंट गुजार दिया तो वो पेंट में ये कैरेक्टर्स रह जा सकते हैं। तो एक्चुअली व्हाट यू सी इज द गैप्स इन बिटवीन। ठीक है। व्हाइट स्पेस में क्या आता है, ऑफन द शेप ऑफ द काउंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ पेंटिंग and in calligraphy and typography the balance of a word is determined by given an even weights to the counter. So जो often जो shape of the counter is the most important part of the composition होती है। ठीक है। और कैलीग्राफी में भी जहाँ पे खूबसूरत अंदाज से लिखा जा रहा था या टाइपोग्राफी जहाँ पे टाइप किया जा रहा था तो बैलेंस ऑफ अ वर्ड इज डिटरमिन्ड बाय गिवन एन इवन वेट टू द काउंटर। सो इवन वेट दिए हुए सबको तो वो फिर जो है बैलेंस जो है वो रहता है। अगर इवन वेट ना दे तो बैलेंस आउट हो जाता है। इफ वन इग्नोर्स द कंटेंट ऑफ अ स्क्रीन एंड इंस्टेड concentrates on the counter the space between the elements one can get an overall feel फॉर द लेआउट। सो अगर कोई आपके कंटेंट्स को इग्नोर भी कर दे, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हैं, लेकिन अगर वो स्पेस के दरमियान काउंटर को भी सिर्फ कंसंट्रेट करेगा तो उसको ओवरऑल फील मिल जाएगी। अब इसको पढ़े बगैर भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। सो ये आपको इम्पैक्ट मिल गया बगैर पढ़े। पढ़ के देखा तो आपको फिर भी लगा कि हाँ जी कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, लेकिन ये इम्पैक्ट मिल जाता है। If elements that are supposed to be related look separate when you focus on the counter then something is wrong. अब जो चीज़ें जो एलिमेंट जो हैं वो रिलेटेड हैं उनको सेपरेट नहीं होना चाहिए। अगर वो सेपरेट हो जाएंगे तो समथिंग रॉन्ग है। ठीक है ना। हमारे यहाँ यूजुअली जो लिखने वाले हैं ये एक वर्ड के साथ तो बहुत ही जुल्म करते हैं, वेल डन के साथ। वेल डन जो है वो एक सिंगल वर्ड है, WELDONE। ठीक है ना। यूजुअली हमारे यहाँ जो पेंटर्स होते हैं जो लिखने वाले होते हैं जिन्होंने ये इश्तिहारों में या मैट वगैरह पे लिखना होता है वो WEL वेल स्पेस दे के डन लिख देते हैं। मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही बन जाता है वेल डन का, लेकिन वो स्पेलिंग रॉन्ग है तो वो स्पेसिफिकली गलत हो जाता है। उर्दू के लिहाज से वेल डन का मतलब वेल डन ही हो जाता है, क्योंकि हम वेल डन को स्पेस बोलते वक्त भी वेल डन में हम अपना एम्फेसाइज करने के लिए वो बीच में गैप सा ले आते हैं तो वो लिखते वक्त भी गैप हो जाता है, जो कि स्पेलिंग वाइज गलत है। सो स्पेस टू सेपरेट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन 3 एलिमेंट्स के दरमियान वाइट स्पेस दी हुई है, ये उसको सेपरेट कर रहा है, या इस पूरे वाइट उस पे ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लेस कर दिए गए। दोनों तरीके से इसको देखा जा सकता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि ग्रुपिंग करनी है, तो देखें अब ये वाला ये जो वाइट स्पेस है ये स्पेसिफिकली पहले तो ये वाली वाइट स्पेस 4 कॉलम्स
चार चीज़ों को, चार आइटम्स को डिफ्रेंशिएट कर रही है। फिर इस जगह पे आ जाएं तो ये वाला जो है ये टाइटल सा बन रहा है, ये उसके अंदर दो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स आ सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि वाइट स्पेस का कितना जो है स्ट्रक्चर पूरा बना के खुद ब खुद सिर्फ वाइट स्पेस है, अभी लिखा कुछ नहीं है, फिर भी समझ में आ रहा है कि वाइट स्पेस की वजह से कि हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया है। इसी तरह अब ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, ये सारा जो है नॉर्मल हो जाएगा। अब ये वाइट स्पेस जो है खुद ब खुद इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है कि ये क्या है। अगर हम वाइट स्पेस को एनिमेशन से दिखाएं तो देखें अब ये वाइट स्पेस है और देखें इससे क्या क्या कुछ कर सकते हैं। आई होप कि इस एनिमेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लैक स्पेस, ब्लैक में वाइट ने अपना रोल किया, वो ब्लैक हुई, उस ब्लैक ने कुछ और पोर्ट्रे कर दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो कहाँ से निकले, कहाँ पहुँचे और कहाँ क्या दिखा दिया हमने। सो वाइट स्पेस को अगर हम प्रॉपरली यूज़ करें सो हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। सो अब हमने we covered so far physical controls, grouping of items। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो defrost settings को एक ही जगह पे कर दिया गया है। ये defrost है कि आपने किस आइटम को defrost करना है, ठीक है। टाइप ऑफ फूड को एक जगह पे हमने ग्रुपिंग कर दी है। टाइम टू कुक को हमने एक जगह पे डिफ्रॉस्ट कर दिया, ये अगेन माइक्रोवेव का पैनल है। सो ये आपका फिजिकल कंट्रोल की जो ग्रुपिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं कि डिफ्रॉस्ट एक ही चीज़ हमारा एक फिजिकल काम है, उनको एक साथ कर दिया है। किस टाइप ऑफ फूड को हमने डिफ्रॉस्ट करना है उनको एक जगह पे कर दिया है, और टाइम टू कुक कितने टाइम के लिए करना है उसको हमने एक जगह पे कर दिया है। सो ये फिजिकल कंट्रोल को एक साथ करने की ज़रूरत पे बात हो रही है। अब ग्रुपिंग में जो है वो ऑर्डर ऑफ आइटम्स को हम कैसे लेके चलते हैं। टाइप ऑफ हीटिंग में हमने पहला नंबर दे दिया, टेम्परेचर को हमने दूसरे उस पे कर दिया, और टाइम टू कुक को हमने तीसरी जगह पे कर दिया। सो यहाँ पे टाइप ऑफ हीटिंग आ गई, कौन सी आपको टाइप चाहिए हीटिंग की, यहाँ पे टेम्परेचर का कंट्रोल दे दिया और यहाँ पे टाइम टू कुक दे दिया, और यहाँ पे हमने स्टार्ट या कैंसिल का बटन दे दिया कि अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट का प्रेस कर दें, और अगर किसी चीज़ को स्टॉप करना है, रोकना है, सो उसको हमने यहाँ पे बटन दे दिया। सो ये चार ऑर्डर हो गए आइटम्स के। अब हमने ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स देख ली, ऑर्डर ऑफ आइटम्स देख ली। अब डेकोरेशन के लिहाज से देखें कि हम क्या डेकोरेट कर रहे हैं। सो डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस दे दिए हैं। डीफ्रॉस्टिंग के लिए हमने अलग दे दिया है, और जो हमारे कुकिंग के आइटम्स हैं उनको हमने एक तरफ रख दिया है, एक दूसरे कलर्स में दे दिया है, सो दैट के वो डिफ्रेंशिएट कर लें कि हमारी कौन सी कुकिंग करना चाह रहे हैं हम, आइटम्स कौन कौन से। लाइंस अराउंड रिलेटेड बटन, अब टेम्परेचर का जो बटन है उसमें अप और डाउन के अराउंड जो है वो हमने लाइंस बना दी हैं, सो दैट कि वो टेम्परेचर ज़्यादा करना है या कम करना है उसको हमने लाइन कर दिया है। अब जो इसमें चौथी चीज़ हो रही है वो अलाइनमेंट है। सेंटर टेक्स्ट इन बटन्स इजी टू स्कैन। सो अब जो टेक्स्ट है वो बटन के दरमियान सेंटर में है, ठीक है ना, इससे वो इस इजी टू स्कैन हो जाता है, पढ़ना आसान हो जाता है, आंखों को स्कैन करना आसान हो जाता है कि अच्छा यूं करके देखो और आपको पता है कि सेंटर में जो चीज़ें वो लिखी हुई हैं उसको पढ़ लें। सो ये आपके बटन्स को सेंटर्ड किया गया है, इसीलिए ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। यहाँ पे ये सेंटर्ड है, यहाँ ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। सो ये सेंटर्ड की जो हमने एग्जांपल दिखाई थी वो सेंटर टेक्स्ट कर सकते हैं आप। और वाइट स्पेस यहाँ पे क्या लगाई है, गैप्स टू एड ग्रुपिंग, ग्रुप्स के दरमियान गैप दिया गया है। अब अगर आप ये देखें तो ये इसको वाइट स्पेस कह रहे हैं,
ये ग्रीन कलर में है लेकिन ये वाइट स्पेस है, यानी वो स्पेस जो आइटम्स के दरमियान में है। इसी तरह ये वर्टिकल दी हुई है, इसी तरह ये दी हुई है, इसी तरह ये दी हुई है और यहाँ पे भी वर्टिकल दी हुई है। सो ये दीज आर द गैप्स टू एड ग्रुपिंग, ग्रुपिंग को एड करने के लिए ये गैप्स रखे गए हैं। यूजर एक्शन एंड कंट्रोल, अब ये जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया है। एंटरिंग इंफॉर्मेशन, नोइंग व्हाट टू डू एंड अफोर्डेडनेस। हम देखेंगे कि एंटर इंफॉर्मेशन कैसे करना है, फिर उसके बाद क्या करना है और क्या चीज हम अफोर्ड कर सकते हैं और क्या चीज हम नहीं। एंटरिंग इंफॉर्मेशन में सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट स्क्रीन लेआउट्स आर फाउंड इन फॉर्म्स बेस्ड इंटरफेस एंड डायलॉग्स बॉक्सेस इज टू डिजाइन फॉर एंटरिंग इंफॉर्मेशन। अब वहाँ पे जहाँ पे हमने पीछे भी देखा था, जहाँ पे नाम एंटर करना है और एड्रेस एंटर करना है, क्रेडिट कार्ड करना है और फिर हम डिलीवरी में भी नाम, एड्रेस और डिलीवरी टाइम कर रहे हैं। तो अब वो नेम, दो नेम का क्या मतलब है? जब तक हम उस जगह पे उसको ये नहीं बताएंगे कि डायलॉग के जरिए कि यहाँ पे नेम ऑन द क्रेडिट कार्ड चाहिए, एड्रेस ऑन द क्रेडिट कार्ड चाहिए और क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए, और यहाँ पे आपके जहाँ पे आप शिपमेंट करवाना चाह रहे हो उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका टाइम चाहिए। सो ये डायलॉग बॉक्सेस के साथ ही हम कर सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उल्टा भी एंटर हो सकता है। इन each case the screen consists not only of information presented to the user but also of places for the user to enter information or select options. So हर स्क्रीन के लिए इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए, उसकी जगह भी आनी चाहिए कहाँ पे एंटर करना है, और ऑप्शन भी आनी चाहिए कि क्या एंटर करना है, किस तरीके से करना है। सो फॉर्म्स, डायलॉग बॉक्सेस वगैरह को जो हम करते हैं उसमें प्रेजेंटेशन प्लस डाटा इनपुट, जाहिर बात है नाम की जगह पे हम खाली एंटर भी करवा सकते हैं, डाटा इनपुट भी करवा सकते हैं, लेकिन हम नेम को प्रेजेंट करते हैं कि भाई नेम, और फिर जगह देते हैं कि यहाँ पे नेम एंटर करो। सिमिलर लेआउट इश्यूज होते हैं। अब जो लेआउट के इश्यूज हैं कि हमारा सिमिलर होना चाहिए ताकि एक जैसा डाटा एक ही जगह आ रहा हो, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। फिर अलाइनमेंट जो है वो हमें लेबल लेंथ्स की तरफ देखना चाहिए, नाम की छोटी है, एड्रेस की बड़ी है और फिर कार्ड नंबर की और बड़ी है, तो हमें एंट्री ऐसी जगह पे करनी चाहिए ताकि हमारी अलाइनमेंट उसके मुताबिक हो। एक जगह पे यूं करेंगे, एक इधर करेंगे और एक इधर करेंगे तो ये नहीं चलेगा। लॉजिकल लेआउट होने चाहिए। यूज टास्क एनालिसिस, हमने पहले भी बात की थी कि उनको आपको देखना चाहिए कि कौन सी टास्क एक दफ़ा एंटर होनी है वो पहले हो जाए और फिर उसके बाद में जो है वो लंबी जो ज़्यादा टास्क हैं और वो रिपीटेटिव हैं उनको रिपीट करना चाहिए, जैसे कि नाम वगैरह पहले ले लिया और उसके बाद आप क्वांटिटी और आइटम्स वगैरह लिखवा रहे हैं, लेकिन अब उसको कंफर्म करने का जो बटन है वो आखिर में ही आना है, ठीक है ना। तो लॉजिकल भी होना चाहिए कि वो पहले से यस नो नहीं करवा लेंगे, जब तक एंट्री नहीं होगी वो बटन नहीं आएगा यस नो का। इसी तरह से ग्रुपिंग देखनी है कि किस तरीके से हमने करना है। नेचुरल ऑर्डर फॉर एंटरिंग इंफॉर्मेशन, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर। अगर टॉप बॉटम करना है, लेफ्ट राइट करना है, इवन राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, कल्चर पे डिपेंड करता है, अरेबिक या उर्दू में हो रहा है या फारसी में हो रहा है तो हमें राइट टू लेफ्ट करवाना है। सेट टैब ऑर्डर फॉर कीबोर्ड एंट्री, और आपको कीबोर्ड एंट्री के लिए टैब ऑर्डर्स भी करने होते हैं कि कौन सी जगह पे टैब आएगा और तब आप उस पर चले जाएंगे और वहाँ पे एंटर कर देंगे। और आप बाज़ दफ़ा मूव करते हुए टैब के ज़रिए भी आप उन आइटम्स को, किसी को स्किप करना है तो आप टैब के ज़रिए भी स्किप कर सकते हैं। सो ये भी आपको जहन में रखना पड़ता है। सो ये जो है ये अलाउड नहीं है कि नेम अलग आ रहा है, एड्रेस अलग आ रहा है, आपको नेम और एड्रेस राइट करना होता है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया? एलेंडिक्स में क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया कि आपको ये देखना है कि आप चाहें तो यूं भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके भी एंट्री कर सकते हैं। सो और ये भी देखना होता है कि
नेम आएगा तो एड्रेस लेंगे, अगर नेम के बगैर एड्रेस दे रहा है तो वो भी आपने नहीं लेना। सो इस तरीके से आपने ऑर्डर ऑफ द कीबोर्ड की एंट्री को भी देखना होता है कि ये खाली छोड़ के इस पे ना लिख दे। सो इस तरह की चेक्स और इस तरह की चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। Knowing what to do. Some elements of a screen are passive, simply giving you information. Others are active, expecting you to fill them in or do something to them. अब पिछली एग्जांपल को अगर हम दें तो नेम जो है, जो लिखा हुआ है नेम, वो पैसिव है और उसका वो जो एरिया जहाँ पे नेम आपने एंटर करना है वो एक्टिव है, वहाँ पे आपको नेम एंटर करना है। इसी तरह एड्रेस का आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और एड्रेस के जहाँ पे खाना दिया हुआ है वहाँ पे आपने एड्रेस एंटर करना है। It is often not even clear which elements are active, let alone what the effect is likely to be when you interact with them. अब ये बड़ा मुश्किल है कि हम इसमें ये डिसाइड करेंगे कौन सा आइटम एक्टिव होगा, कौन सा पैसिव होगा, फिर जो एक्टिव है उसके साथ क्या करना है वो तो आगे की बात है। So what is active, what is passive? So where do you click? So we need to know what is active, what is passive, where do you click and where do you type. किस जगह को आपने क्लिक करना है और कहाँ पे टाइप करना है, ठीक है ना। अगर वो आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट स्टाइल हेल्प्स, जैसे वेब में अंडरलाइंड लिंक्स होते हैं, तो जो भी हाइपर टेक्स्ट होता है जहाँ पे भी वेब को क्लिक करना होता है वो यूजुअली आप देखें कि वो अंडरलाइंड लिंक्स होते हैं। आपको पता होता है कि ये हाइपर टेक्स्ट है और इसको आप जाके क्लिक कर लें। लेबल एंड आइकॉन स्टैंडर्ड्स फॉर कॉमन एक्शन, अब आप लेबल्स और आइकॉन्स को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए, और स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए फॉर कॉमन एक्शन। अगर आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो वो उसका एक बटन बना लें और आप उसी एक आइकॉन सा बना लें और एक बटन सा बना लें और उसको आप क्लिक करें, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज्ड हो सबके लिए। फिर आप जो काम हो जाता है उसको अगर आप बोल्ड कर दें या थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, जैसे हाइपर लिंक में होता है कि जब आप क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे उसका शेड, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये आपको बता देता है कि करंट स्टेट और एक्शन क्या हो रहा है। कहीं पे वो टाइमर भी चलना शुरू हो जाता है जिससे आपको लगता है कि ये हो रहा है। सो आप लैंग्वेज, बोल्ड, स्टेट और एक्शन दिखाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अफोर्डेंस क्या चीज़ है? अफोर्डेंसेस जो हैं वो हैं, दीज आर स्पेशली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन multimedia applications where one may deliberately adopt a non-standard and avant-garde style. So अब जो मल्टीमीडिया में होता है कि अब आप फाइल को डाउनलोड करने के लिए कर रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं और वो अगर नॉट स्टैंडर्ड या अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देगा तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हाउ आर यूजर सपोज टू नो वेयर टू क्लिक, अब उसमें जो है यूजर कहाँ पे, अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है या अपना ही कोई स्टाइल यूज किया हुआ है, अपना कोई आइडिया लगाया हुआ है, तो उसको फिर कैसे पता चलेगा क्लिक करने का। तो आपको कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन जरूर डालनी पड़ेगी कि वो क्लिक कर सके। द साइकोलॉजिकल आइडिया ऑफ अफोर्डेंस says that things may suggest by their shape and other attributes what you can do to them. So psychologically अगर हम affordance को समझें तो जो चीज़ है वो खुद अपनी शेप या अपने एट्रीब्यूट से सजेस्ट कर रही हो कि भाई ये करो। अगर आपको कोई चीज़ क्लिक करनी है तो वो या तो लिखा हुआ हो क्लिक मी, या क्लिक की जो आजकल होता है कि वो एरो हैंड बना हुआ होता है इस तरीके से। सो वो आपको खुद से बतला रहा होता है कि यहाँ यू कैन क्लिक। सो दीज आर द थिंग। और इसी तरह से अगर आप वेब पेज पे जा रहे होते हैं और टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और आप उस पर माउस कर रहे होते हैं तो जिसके पीछे हाइपर टेक्स्ट नहीं होता या जिसके पीछे कोई लिंक नहीं होता वो आपको नॉर्मल एरो दिखा रहा होता है जो उस पेज का है, और जहाँ पे भी क्लिक होता है वहाँ खुद ब खुद वो एरो चेंज हो जाता है। दैट सजेस्ट दैट यू कैन क्लिक इट, और ये अफोर्डेंस है। सो अफोर्डेंस की साइकोलॉजिकल टर्म हमने देख ली। अब फॉर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ है? शेप एंड साइज सजेस्ट एक्शन, पिकअप, ट्विस्ट, थ्रो। सो आपको अगर आपने
पिकअप करना है तो उसका खुद ब खुद शेप साइज जो है वो या जो है ना सजेस्ट एक्शन करना चाहिए कि वो खुद ब खुद बता रहा हो कि यहाँ से पिक करना है। अगर किसी चीज़ को ट्विस्ट करना है तो वहाँ पे ऐसी शेप, ऐसे साइज, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया हो कि ये पता चल रहा हो कि ये ट्विस्ट करना है। और अगर कोई चीज़ थ्रो करनी है तो वो आपको भी पता हो एक्शन से, उस एक्शन का पता हो कि इसको क्लिक करेंगे तो ये थ्रो हो जाएगी। सो ऑल्सो कल्चरल बटन्स अफोर्ड पुशिंग। सो कल्चरल भी ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिहाज से पिकअप की हो सकती हैं, कुछ किसी और के लिहाज से पिकअप की हो सकती हैं। सो कौन सा बटन है जिसको पुश कर सकते हैं, कौन सा नहीं है। सो हमें ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी पड़ती हैं। फॉर स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स बटन लाइक ऑब्जेक्ट अफोर्ड माउस क्लिक्स। सो स्क्रीन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो जो बटन लाइक ऑब्जेक्ट बने हुए होते हैं वो हमें पता होता है कि ये जो है ना इसको हम क्लिक कर सकते हैं। वो खुद ब खुद बता रहा होता है कि ये बटन जो है ना क्लिकिंग के लिए। फिजिकल लाइक ऑब्जेक्ट सजेस्ट यूज। अब अगर हम नॉब्स को देखें जो मूव कर सकती हैं, उन नॉब्स के ऊपर वो डायल सा बना होता है तो आपको खुद ही पता होता है कि यार इस नॉब्स को यूं घुमाना है। और जो पुश बटन होते हैं उन पे बटन्स, उनका आपको देख के खुद ब खुद अफोर्डेंस पता चल रही होती है कि ये क्लिक करेगा। बॉल पेन्स अगर आप तरह तरह के ले रहे हो तो जो आसान यूज वाला है उसमें तो ऊपर दिया हुआ है और क्लिक है। लेकिन कुछ अगर हम जिसको अवांता ग्रादे, कोई बहुत ही अच्छी बड़ी नामी ग्रामी कंपनी का आप कोई या किसी बड़े अच्छे डिजाइनर का बॉल पेन ले लें तो कभी कभी समझ ही नहीं आती कि इसको हमने ट्विस्ट करना है, इसको पुश करना है या इसको खोलना है, क्या करना है। ये आपके उसके अपने स्टाइल की वजह से, उसने अपनी यूनिकनेस रखने की वजह से वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको करना क्या है। कभी कभी उस चक्कर में हम उसको तोड़ देते हैं। सो अवांता ग्रादे अच्छी चीज़ है, अवांता ग्रादे, बट हर चीज़ में अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर जब हम पेज डिजाइनिंग कर रहे हो। कल्चर ऑफ कंप्यूटर यूज, आइकॉन्स अफोर्ड क्लिकिंग। अब आइकॉन्स जो बने हुए, अब इतना कंप्यूटर आम हो चुका है कि हम हर बच्चे को पता है कि इस आइकॉन को क्लिक करो तो ये चल जाएगा। सो और इवन डबल क्लिकिंग। अब कुछ हमें पता है कि हम पहली दफा एक क्लिक करके देखते हैं, अगर वो नहीं चलता तो हमें पता होता है कि डबल क्लिकिंग करनी है। और डबल क्लिकिंग का फायदा सिर्फ ये है कि एक तरह से हम श्योर कर रहे होते हैं कि यही चलाना चाह रहे हैं। लेकिन यूजुअली रियल बटन्स में डबल क्लिकिंग नहीं होती, सिंगल क्लिक से ही बटन ऑन ऑफ हो जाता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में पिकअप के लिए हमने मग हैंडल दिया हुआ है कि यहां से वो उठाना है। अफोर्स क्या है कि उसकी ग्रेस्पिंग जहां पे ये दिया हुआ है कान की शक्ल की चीज, वहीं से आपको उठाना होगा। ये खुद ब खुद बता रहा है कि आपने मग को यहां से उठाना है। अब हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें जो कल्चर बटन्स अफोर्ड पुशिंग में कि हम क्या करते हैं कि चाय लेके जाते हैं तो अब हम खुद पकड़े हुए हैं, उसको चाय दे रहे हैं और वो बंदा अब चाय को मग को कहाँ से पकड़े, वो गर्म जगह से पकड़ेगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि किसी तश्तरी में या किसी ट्रे में रख के चाय दी जाए ताकि वो अफोर्ड कर सके उठाना। सो आप खुद तो अफोर्ड कर रहे हैं उठाना, बट वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा उस गर्म जगह से उठाना। उस जगह पे एक कंफ्यूजन सा आ जाता है, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने की ज़रूरत है। मैनर्स यहाँ पे आ जाते हैं, कल्चरल मैनर्स आ जाते हैं कि कल्चर ये कहता है कि ये चीज़ तश्तरी में पेश की जाए ताकि वो आराम से उठा सके। अप्रोप्रिएट अपीयरेंस क्या है? प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, एस्थेटिक्स एंड यूटिलिटी, कलर एंड 3D, लोकलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, इसको हम लेके चलते हैं। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, अभी भी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन, तो मेरी स्लाइड जिस तरह से बनी हुई हैं उनको देख रहा हूँ। तो पर्पस ऑफ जो है मैटर का, उसको हमें जहन में रखना होता है कि भाई किस पर्पस के लिए हम क्या चीज़ जो है हम दे रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, ताकि हमें पता हो। सेट ऑर्डर विच कॉलम, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, तो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि क्या कॉलम्स होने हैं, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होना है और यहाँ पे जो है सिर्फ न्यूमेरिक आना है। सो टेक्स्ट वर्सेस डायग्राम, कहाँ पे हम टेक्स्ट चला सकते हैं, कहाँ पे हम डायग्राम दिखा सकते हैं। स्कैटर ग्राफ वर्सेस हिस्टोग्राम, कहीं पे हम
स्कैटर्ड में ग्राफ को दिखा सकते हैं, कहीं हम वो हिस्टोग्राम की शक्ल में दिखा सकते हैं कि ये मैनहट्टन्स बने हुए हैं. सो यूजुअली यूज पेपर प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल्स. सो हम जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं इवन पावर पॉइंट पे भी, सो हमारा जो प्रिंसिपल इसके पीछे है वो पेपर पे अगर हमने प्रेजेंट करना हो बुक में जिस तरह प्रेजेंट हुआ होता है उसमें हम उसी तरीके से लेके चल रहे होते हैं, बट ऐड इंटरेक्टिविटी. अब हम वहाँ पे इंटरेक्टिविटी डाल देते हैं. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन चॉइसेस, अब हम डिज़ाइन को जो चॉइसेस हैं उनमें कहाँ कहाँ सॉफ्टनिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे पास लिबर्टी है उसको यूज़ करने की. सबसे पहले हम कॉलम्स को रीऑर्डर कर सकते हैं अगर चांस बनता है. अब डांसिंग हिस्टोग्राम्स भी कर सकते हैं. ये हम चैप्टर 21 में थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या होते हैं डांसिंग हिस्टोग्राम. सो ये आपको मुख्तलिफ चीज़ों से आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ठीक है, किसको नेम को हमने कर दिया, साइज को हमने कलर चेंज कर दिया. सो अब यहाँ पे इस कलर चेंज की वजह से ही जो है बैकग्राउंड उससे कुछ सॉफ्टन हो गई और ठीक हो गया. एस्थेटिक एंड यूटिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको जहन में रखना पड़ता है खासतौर पे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में. एस्थेटिकली प्लीजिंग डिज़ाइन, जो एस्थेटिकली प्लीज करते हैं वो डिज़ाइंस जो हैं इंक्रीज यूज़र सेटिस्फेक्शन एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. वो यूज़र की सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करते हैं और फिर उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. एस्थेटिकली प्लीजिंग ये है कि चीखते हुए कलर्स नहीं होने चाहिए, ज़रा सॉफ्टन कलर होने चाहिए, अटेंशन सीकिंग कलर होने चाहिए. ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए जिन पे आपकी अटेंशन ना जाए. तो अब यहाँ पे ही देखें कि हम यहाँ पे डार्क से चलते 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 वाइट पे जा रहे हैं. अब इस वाइट में क्या चीज़ छुप गई अब हमें पता ही नहीं है, हालांकि ये लाइन एंड तक जा रही है, यहाँ ख़त्म नहीं हो रही. सो ये एक अफेक्ट होता है. ये एस्थेटिक अब यहाँ पे ये दिखाने के लिए बहुत एस्थेटिक है, लेकिन अगर मैं वर्ड्स में भी ये करने लग जाऊँ और आखिरी पोर्शंस उसके छुपना शुरू हो जाएं तो ऑब्वियसली ये यूज़र सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ाएगा और प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम करेगा. ब्यूटी एंड यूटिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट. अब ब्यूटी और यूटिलिटी जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं लेकिन उनकी यूटिलिटी नहीं होती. सो उनको ऐड करने से जो है हम कभी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सकेंगे. सो मिक्सड ऑफ विजुअल स्टाइल्स जो होते हैं वो इजी टू डिस्टिंग्विश होते हैं, उनको आराम से आप कर सकते हैं. क्लीन डिज़ाइन, लिटिल डिफ्रेंशिएशन जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. जो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही क्लीन डिज़ाइन है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा. अब यहाँ पे सारा कुछ ब्लैक से लिखा हुआ है. अगर कोई चीज़ मुझे एम्फोसाइज करनी है तो वहाँ पे मैं कहीं पे भी एम्फोसाइज नहीं कर रहा. मुझे अपनी एक्शन से, अपनी बोलने से उस चीज़ को एम्फोसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी. मेरा टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो आपको एम्फोसाइज नहीं कर रहा. इसका मतलब ये है कि ये पूरा टेक्स्ट एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है. बैकग्राउंड्स बिहाइंड टेक्स्ट, गुड टू लुक एट बट हार्ड टू रीड. अब जो अगर इसके पीछे यूजुअली मैंने अपनी स्लाइड्स बिल्कुल सिंपल इसीलिए रखी हैं कि इसके पीछे मैं बहुत अच्छा कलरफुल बैकग्राउंड के साथ भी आ सकता हूँ. वो बहुत अच्छा तो है देखने में, लेकिन उस पर रीडिंग बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाती है. बट ऑल दीज थिंग्स कुड वर्क टुगेदर. द डिज़ाइन ऑफ द काउंटर. अब अगर हम काउंटर का डिज़ाइन देखें, जो काउंटर होता है वो बताता है कि भाई ये जो है कितना यूज़ हो गया है. सो वो थोड़ा सा एम्फेसाइज कर जाता है और आप उधर काउंटर ऐड भी हो रहा होता है. सो उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं. इन कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिफरेंशिएटर. अब अगर जब हम इनको मिला लेते हैं तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट में तो ये मेजर चीज़ होती है जिसकी वजह से कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट अच्छी होती है और कई बुरी होती है, कुछ ज़्यादा चल रही होती है और कुछ ज़्यादा नहीं चल रही होती. अब iMac जिस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, देखने में बड़े ज़बरदस्त हैं. उनकी कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका पूरा सेटअप बहुत अच्छा होता है. कॉस्टली होते हैं बट वो अपने लुक की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से की डिफरेंशिएटर हैं बिटवीन अदर सर्विसेज एंड iMac. कलर एंड 3D. अब
कलर और 3D इफेक्ट हम बहुत ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। ये हमेशा जो है बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो कलर्स में जो ओल्डर मॉनिटर्स थे उनमें पैलेट जो था, कलर्स की जो स्कीम थी वो बहुत कम कलर्स की थी, 16 कलर्स की थी। अब तो अनलिमिटेड ट्रू कलर्स पे हम चले गए, मिलियंस कलर्स पे चले गए। कलर्स आर ओवर यूज बिकॉज इट इज़ देयर। सो हम बाज़ दफ़ा जिन ज़रूरत भी नहीं होती तो हम कलर को यूज़ कर रहे होते हैं। बी अवेयर कि कुछ लोग कलर ब्लाइंड भी होते हैं, हमने पहले भी बात की थी। तो उनको कोई ख़ास कलर नहीं नज़र आते, कुछ को ग्रीन भी नहीं नज़र आता, कुछ को ब्लू, येलो, कोई सा भी कलर है जिससे वो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। अब यूज स्पेरिंगली टू रीइंफोर्स अदर इंफॉर्मेशन। मैंने लास्ट स्लाइड में भी ये कहा था कि कहीं कहीं एम्फसाइज करने के लिए हम उसको ज़रा सा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ग्रीन दिया, इसका मतलब ये है कि हमारा फोकस नहीं है, सिर्फ हम एम्फसाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए कि ये रीइंफोर्स करने के लिए कलर को यूज़ करो, बर्डन करने के लिए नहीं करो। इसी तरह 3D इफेक्ट्स गुड फॉर फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड सम ग्राफ्स। अब कुछ ग्राफ्स और फिजिकल इंफॉर्मेशन के लिए तो 3D अच्छा है, बट इफ ओवर यूज्ड टेक्स्ट इज इन पर्सपेक्टिव 3D पाई चार्ट्स। सो अगर ये ओवर यूज हो जाए तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा, ये एक पाई चार्ट बना हुआ है, इस पाई चार्ट की एक्सप्लेनेशन अब हमें नहीं मिल रही। तो इसके पर्सपेक्टिव में अगर हम टेक्स्ट नहीं डालेंगे कि ये ग्रीन क्या बता रहा है, ये रेड क्या बता रहा है और ये येलो क्या बता रहा है, तो हम सिर्फ पाई चार्ट से समझ नहीं सकेंगे ये क्या है। अब ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है बैड यूज ऑफ कलर के। अब क्योंकि कलर अवेलेबल है तो हम ये करें कि सारे कलर्स को यूज कर लें एक ही स्लाइड्स में। सो किड्स की जो बच्चों की साइट होती है उसमें दबा के कलर्स यूज़ किए हुए होते हैं, वो कलर्स इतने अच्छे नहीं होते। फिर बात की थी कि कलर ब्लाइंडनेस होती है, अब पुअर कंट्रास्ट होता है। डू एडजस्ट योर सेट, आपको कभी कभी अपने सेट को, मॉनिटर्स को भी एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट योर मॉनिटर ग्रेज ओनली, कैन यू स्टिल रीड योर स्क्रीन। अब इसको अगर आप ग्रे ओनली पे एडजस्ट कर सकते हैं तो करके देखें कि आप अभी भी रीड कर रहे हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने ये ग्रे में कर दिया है, अब देखें क्या नज़र आ रहा है। सो कलर के यूज़ को बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत होती है। अब क्रॉस कंट्रीज एंड कल्चर की जो है प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं, लोकलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। लोकलाइजेशन, क्रॉस कंट्रीज एंड कल्चर्स, इसमें क्या होता है कि हम लोकल बनाएं या इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में लेके चलें। चेंजिंग इंटरफेसेस फॉर पर्टिकुलर कल्चर लैंग्वेजेस। अब हमें इंटरफेस को पर्टिकुलर कल्चर और लैंग्वेज के लिए चेंज करना होता है। अब जब से ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से, WWW की वजह से, ट्राई टू चूज सिंबल एटसेट्रा दैट वर्क एवरीवेयर। अब आप वो सिंबल और वो जो चीज़ें हैं, आइकॉन्स हैं, वो यूज़ करें जो सब जगह यूज़ हो सकें। सिंपली चेंज योर लैंग्वेज, यूज रिसोर्स डेटाबेस इंस्टेड ऑफ लिटरल टेक्स्ट, बट चेंजेस साइजेस लेफ्ट राइट ऑर्डर एटसेट्रा। सो आपको अपनी जब लैंग्वेज चेंज करने से खाली काम नहीं चलेगा, डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे तो बाज़ दफ़ा वो मीनिंग्स, वो चीज़ें चीज़ नहीं हो ठीक हो सकती। फिर लेफ़्ट राइट ऑर्डर भी बाज़ दफ़ा चेंज हो जाता है, उसको भी आपने जहन में रखा है। डीपर इश्यूज जो हैं वो कल्चरल अजम्पशंस एंड वैल्यूज़ हैं। कल्चरल अजम्पशंस क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, मीनिंग ऑफ सिम्बल्स क्या है, टिक एंड क्रॉस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन सम कल्चर्स बट मीन द सेम थिंग, मार्क दिस इन अदर्स। सो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस क्या होता है। जापान की मिसाल दूं कि हम किसी चीज़ को जब अच्छा कहते हैं तो हमारा स्टाइल कुछ और होता है। हमारे यहाँ अंडे का मतलब कुछ और होता है, ज़ीरो का मतलब कुछ और होता है। जापान में ज़ीरो का मतलब ओके होता है और वो क्रॉस
जब कोई चीज़ ठीक नहीं होती तो वो उसको यूं करते हैं, जब वो ज़ीरो कर दें तो इसका मतलब अंडा नहीं है, इसका मतलब है ओके। सो ये भी एक चीज़ें हो जाती हैं। कल्चरल अजम्पशंस और वैल्यूज़ पे जैसे मैंने बात की थी, मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स की बात की थी। अब आउल का सिंबल अगर वर्ल्ड वाइज यूज़ हो रहा है तो ये जो है सिंबल ऑफ नॉलेज है, नॉलेज के हवाले से बात किया जाता है। हमारे यहाँ अगर हम उल्लू का सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा। तो अगर कोई आउल के सिंबल के साथ इंटरनेशनल बंदा आ जाए और वो कहे कि ये बड़ा इंटेलिजेंट चीज़ हो रही है तो वो हमें नहीं समझ में आएगा। इसी को मैंने एक पिक्टोरियल लेवल पे बताया है कि एक सेल्समैन जो है उसको अरब भेजा गया, उसको अरबी नहीं आती थी और उसको कहा गया कि कोक बेचो। तो उसने सोचा कि यार मैं क्या करूं, मैं एक सिंबल सीखना तो बहुत मुश्किल है, समझाना बहुत मुश्किल है, मैं उसको पिक्टोरियल अंदाज से समझा सकता हूं। जब वो वापस आया, लोगों ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा डिजास्टर। उसने कहा क्यों? उसने कहा यार मैंने सिंबल से समझाने की कोशिश की। तो उसने कहा कि क्या सिंबल था? तो उसने बताया कि मैंने बताया कि सहरा में एक बंदा जो है प्यासा पड़ा हुआ है, उसको कोक मिल गई तो वो खुशी खुशी दौड़ने लगा। तो उन्होंने कहा यार वेरी गुड, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, तो क्यों नहीं बिका? उसने कहा इसलिए कि किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि वो लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ते बल्कि राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। अब अगर इस सिंबल को समझें तो एक बंदा दौड़ रहा है, कोक पी और वो मर गया, तो अरब क्यों इसको खरीदेंगे? सो यू हैव टू थिंक अबाउट देयर कल्चर, पहली चीज़। दूसरी कि लेफ्ट राइट ऑर्डर को जहन में रखना है कि वो लेफ्ट राइट ऑर्डर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इसी तरह प्रोटोटाइपिंग है। प्रोटोटाइपिंग इज एन अर्ली सैम्पल मॉडल और रिलीज ऑफ प्रोडक्ट बिल्ड टू टेस्ट अ कॉन्सेप्ट और प्रोसेस और टू एक्ट एज अ थिंग टू बी रेप्लिकेटेड और लर्न फ्रॉम। इट इज अ टर्म यूज्ड इन a variety of contexts including semantics, design, electronics, software programming. A prototype is a design to test and trial a new design to enhance precision by system analyst and user. Prototyping serves to provide specification for a real working system rather than a theoretical one. In some workflow models, creating a prototype, a process sometimes called materialization, is the step between the formalization and evaluation of the idea. So, prototype जो है हम बिल्ड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता आइडिया को, और फिर उसको देख के अगर हम यहाँ पे प्रोटोटाइप फिर कंप्यूटर पे बनाना हमारे लिए आसान हो जाती है। सो अगर हम प्रोटोटाइप पहले से बना लें और आहिस्ता आहिस्ता आइडिया को बिल्ड करें और इवेंचुअली उसको कंप्यूटराइज करें, ख़ासतौर पे जब एनिमेशंस वगैरह में लोग काम कर रहे होते हैं, मूवीज़ वगैरह में, तो वो पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको लेके चलते हैं और फिर उस पर एनिमेशंस लगाते हैं, तो चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। Or iteration in prototyping, because human situations are complex and designers are not infallible, it is likely that our first design will not be perfect. For this reason, almost all interaction design includes some form of iteration of ideas. This often starts early on with paper design and storyboards being demonstrated to colleagues and potential user. So हम इटरेशन एंड प्रोटोटाइपिंग करते हैं कि हम छोटे लेवल पे डिज़ाइन बना के उसकी इटरेशंस को कराते हैं, क्योंकि इंसान ने फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैन मेड सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं होते। सो हम वहाँ पे पेपर पे डिज़ाइन बना के, कभी कभी स्टोरी बोर्डिंग बना के कि ये काम इस तरीके से होगा। मूवीज़ वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, एनिमेशंस वगैरह में भी, गेमिंग में भी। तो आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ और फिर चीज़ों को लेके चलते हैं और प्रोटोटाइपिंग को रन करते हैं। Later in the design process, one might use mock-ups and physical devices or tools such as Shockwave or Visual Basic to create prototype version of software. So फिर हम mock-ups बनाते हैं, एक्चुअल सिचुएशन का एक मॉक सिचुएशन, एक कॉपीड सिचुएशन बनाते हैं और उसको रन कर करके देखते हैं। और वहाँ पे कई, जैसे पीछे भी एग्जांपल में प्रोटोटाइपिंग में दिखाया कि आप टूल बना के भी दिखा सकते हो कि मैं ये चाह रहा हूँ, या अगर आपको टूल बनाना है तो आप कंप्यूटर पे वो ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ, ये टूल इस तरीके से बनेगा। सो ये अब हम दिखा सकते हैं। और इटरेशन और प्रोटोटाइपिंग से हम क्या कहते हैं कि गेटिंग बेटर एंड स्टार्टिंग वेल। सो हम अगर अच्छे से अच्छे स्टार्ट लेते रहें, हम अपने मॉकअप्स में चेंजेस करते रहें, प्रोटोटाइपिंग में चेंज करते रहें, तो जब हमारा इवेंचुअली डिज़ाइन बनेगा तो वो बहुत बेहतरीन होगा। और फिर जब हम स्टार्ट करेंगे फुल डिज़ाइन को तो वो स्टार्ट वेल करेगा। प्रोटोटाइपिंग, यू नेवर गेट इट राइट फर्स्ट टाइम,
if at first you don't succeed, so design, prototype, evaluate, redesign, prototype. So ये इस तरीके से आप इस साइकिल को चला सकते हैं कि जब तक ओके ना हो जाए आप असल डिजाइन ना बनाएं. फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव, हम क्या कहते हैं, एनी ऑफ दोज प्रोटोटाइप्स वेदर पेपर बेस्ड और रनिंग सॉफ्टवेयर कैन बी इवेल्यूएटेड टू सी वेदर दे आर एक्सेप्टेबल एंड वेयर देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. कि हम पहले से ही देख सकते हैं कि यार ये ठीक है या कुछ रूम है बेहतरीन होने का. दिस सॉर्ट ऑफ इवेल्यूशन इंटेंड टू इम्प्रूव डिजाइन इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन. सो यहाँ पे हम फॉर्म में लाके और उसको हम इवेल्यूएट कर रहे होते हैं और बार बार उसको ठीक कर रहे होते हैं. This in contrast to summative evaluation which is performed at the end to verify whether the product is good enough. अब जब प्रोडक्ट बन जाती है तो फिर भी हम इवेल्युएट करते हैं, उसको हम समेटिव कहते हैं, जिसमें सारी चीज़ें पुट टुगेदर करके हम ये देखते हैं कि अब प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, या फिर हमें कहीं किसी फेज़ में जाना है. बाज़ दफ़ा अगर सही प्रोडक्ट ना हो तो हमें प्रोटोटाइप की रीडिज़ाइनिंग से स्टार्ट लेना पड़ जाता है. कुछ चीज़ों में हमें ये होता है कि एंड में जो हमने कंक्लूडेड में जो चीज़ें की हैं वो शायद ठीक नहीं है, तो उनकी नोक पलक ठीक कर लें. पिटफॉल्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, मूविंग लिटिल बाय लिटिल. अब हम चाहें तो बट टू वेयर, अगर हमारा स्टार्ट यहाँ पे है और हम मूविंग लिटिल बाय लिटिल पीछे की तरफ चले गए तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे. लेकिन अगर हमारा स्टार्ट यहाँ पे है और हम मूव लिटिल बाय लिटिल करें तो हम बहुत अच्छी जगह चले जाएंगे. अब ये मेलबर्न और मैटरहॉर्न की जो है डिफरेंस है. ये मेलबर्न हिल है यूरोप में और ये मैटरहॉर्न है ये भी यूरोप में. इधर के पहुंचने के लिए जाहिर बात है हमारे स्टेप्स कुछ और होंगे और इधर पहुंचने के लिए हमारे स्टेप्स कुछ और होंगे. सो नीड अ गुड स्टार्ट पॉइंट. यहाँ से हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते. सो हमें यहाँ पे अच्छे स्टार्ट पॉइंट से जाना है अगर हमने यहाँ तक पहुंचना है. और नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग. अगर हम कहीं फंस गए हैं तो हमें ये पता चलना है कि यार हमने स्टार्ट गलत ले लिया है, तो हमारा स्टार्ट ठीक होना चाहिए. और अगर हम यहाँ पे कहीं अटक गए हैं तो हमें ये देखना है कि यार इसको पार करने के लिए थोड़ा सा हमें और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है. डिजाइन, a really good designer might guess a good initial design based on experience and judgment. However, the complexity of the interaction design problems mean this insight is hard. So एक अच्छा डिजाइनर नॉर्मल तरीके से अगर उसको डिजाइनिंग करना हो तो वो उसको इनिशियल जो डिजाइन है वो उसका बड़ा काम हो जाता है, लेकिन HCI में ये बड़ा मुश्किल है. Another approach very common in graphical design is to have several initial design ideas and drop them one by one as they are developed further. So जो graphical design में हम काम कर रहे हैं कि हम बहुत सारे आइडियाज लेके चलते हैं और हम उनको ड्रॉप करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो इवेंचुअली हम बेहतर तरीके से जा सकते हैं. So in summarize, we have seen that design in HCI is not just about creating devices or software, but instead is about the whole interaction between people, software and their environment. So हमें कल्चर को भी देखना है, बंदों को भी देखना है, सॉफ्टवेयर को भी देखना है, उसकी हार्डवेयर को भी देखना है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम देख के डिज़ाइन को डिस्क्राइब करेंगे. Because of this, it is good to see the product of design not just as the obvious artifacts, but as the whole intervention that changes the existing situation to a new one. So हम प्रोडक्ट को अब एक चीज़ की डेवलपमेंट में ना देखें कि ये माउस चीप प्रोडक्ट आ गया है, नहीं, हम इसके ये अगर माउस आ गया तो ये एक आर्टिफैक्ट है कि ठीक है माउस बन गया है. अब हम ये देख रहे हैं कि माउस की इंटरवेंशन किस तरीके से हो रही है, इसको यूज़ करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है. इसकी एक एग्जांपल भी दूं कि जब PTV में पहली दफ़ा ग्राफिक्स को इन्वॉल्व किया गया और जो डिज़ाइनर्स थे, जो पेंटर्स थे, उनको जब कंप्यूटर दिया गया तो वो अच्छे डिज़ाइन नहीं बना पा रहे थे. उनको पेंट ब्रश दे दें तो वो बड़े अच्छे बनाते थे. तो उसमें एक जो बहुत अच्छा डिज़ाइनर था उससे बात हुई तो उसने कहा कि पेंट करते वक्त, ब्रश पकड़ते वक्त हमारा हाथ यूँ होता है, माउस को पकड़ते वक्त ये हमारी उंगली का गैप बढ़ जाता है. सो हमें यूं की आदत है, हमें यूं की आदत नहीं है. तो इसलिए जब हम यूं डिज़ाइन करने लगते हैं तो वो डिज़ाइन उस तरह चलते नहीं है, जबकि उंगलियों में तो हमें यूं में तो हम इस कलाई को इतना यूज़ नहीं कर सकते ना, लेकिन यूं में हमारी कलाई की मूवमेंट हमें पता है, इसमें हमारी कैलकुलेशन, हमारी रीडिंग, लर्निंग नहीं हुई. सो हमें ये भी इंटरवेंशन को देखना है कि जब हम
माउस दे देंगे तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा किसी भी पेंटर के लिए। सो ये वो एस्पेक्ट हैं जिनको हमें एज अ होल लेके चलना है, एक आर्टिफैक्ट को लेके नहीं चलना कि बस ये हमें चीज़ मिल गई है, ये आउटपुट आ गई है, बस इसको इस्तेमाल करो। इस तरीके से हम कभी भी सिचुएशन के लिए नई चीज़ नहीं बना सकते। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Thank you.